गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर डिस्कस किए थे 4 तक। आज हम लोग 5 से कंटिन्यू करेंगे। तो 5 में कह रहा है फाइंड द चांस ऑफ ड्राइंग या किंग या क्वीन एंड या convey in that order from a pack of card in 3 consecutive drawn। मतलब 3 अलग अलग कार्ड निकाले जा रहे हैं, 3 अलग अलग कार्ड निकाले जा रहे हैं। द कार्ड ड्रॉन आर नॉट बीइंग रिप्लेस्ड, मतलब जो कार्ड निकाल रहे हैं उस कार्ड को हम लोग रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, उस कार्ड को हम लोग बाहर नहीं रख रहे हैं। 3 ड्रॉन हो रहा है जिसमें से एक कार्ड किंग का होना चाहिए, एक कार्ड क्वीन का, एक कार्ड जैक का, एक कार्ड जैक का। तो इस कर फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल कार्ड्स बी, माने एक कार्ड जैक का, एक कार्ड किंग का, एक कार्ड क्वीन का। तो देखिए 5 नंबर में यहाँ लिख सकते हैं एक्सरसाइज क्या होगा, एक्सरसाइज होगा 7C क्वेश्चन नंबर 5। टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स is equal to 52, number of king is equal to 4, number of queen is equal to 4 and number of jack is equal to 4। यहाँ लिख सकते हैं 3 cards are drawn one by one without replacement, मतलब जिस कार्ड को निकाल रहे हैं उस कार्ड को बिना रखे हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, दूसरा कार्ड को ड्रॉन कर रहे हैं, दूसरे कार्ड को ड्रॉन कर रहे हैं। यानी इसमें से इससे क्या होगा कि धीरे धीरे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, मतलब टोटल कार्ड की संख्या धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि नाउ वी हैव टू फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन कार्ड contain 1 king, 1 queen and 1 jack। तो दिस इज इक्वल टू रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अगर मान लीजिए पहला कार्ड किंग का निकला तो पहला कार्ड जो निकलेगा उसमें टोटल कार्ड की संख्या 52 होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग दूसरा कार्ड निकालेंगे 4 किंग में से एक किंग निकलेगा, इसलिए 4/52 इसका प्रोबेबिलिटी होगा। लेकिन 4 में से एक ही कार्ड निकला है ना, तो उस केस में अब जब बाहर एक कार्ड निकला तो अब टोटल कार्ड पैक में कितना रह गया, 51। तो नेक्स्ट जो क्वीन का कार्ड निकलेगा वो 4/51 उसका प्रोबेबिलिटी होगा। एंड लास्ट में जो जैक का कार्ड निकलेगा उसका प्रोबेबिलिटी 4/50 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 से नहीं 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम में, और 2 से यहाँ कटेगा 25 टाइम में। फिर यहाँ पे 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 2 जब 4 और 2 6 जब 52। फिर यहाँ पे 2 से कैंसिल करते हैं 2 टाइम में, और 2 से 13 टाइम में। यानी कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 4/8/13 इंटू 51 इंटू 25, यानी कि 8
इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का अप्रॉक्स रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8/16575, 16575, ये इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा। तो सेम इसी फॉर्मेट पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 6 नंबर। सेम इसी फॉर्मेट पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर क्या, 6 में क्या कर रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 वाइट बॉल ऑफ सक्सेसिव फ्रॉम ए बैग कंटेन 40 रेड एंड 60 वाइट बॉल, द बॉल ड्रॉन नॉट बीइंग रिप्लेस्ड। मतलब हम लोग 1 बाय 1 करके 2 वाइट बॉल निकाल रहे हैं, लेकिन जो बॉल निकाल रहे हैं शुरू में उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ बॉल की जो संख्या होगी सेकेंड ड्रॉन के लिए वो फर्स्ट ड्रॉन के तुलना से 1 कम हो जाएगा। जैसे कि टोटल बॉल की संख्या कितनी होगी, 100, तो पहला बॉल जो वाइट निकलेगा वो 100 में से 1 बॉल निकलेगा, और टोटल वाइट बॉल की संख्या है 60, यानी कि 60/100 उसका प्रोबेबिलिटी होगा पहला वाइट बॉल का। अच्छा, फिर दूसरा वाइट बॉल जो निकलेगा उसमें टोटल बॉल की संख्या हो जाएगी 99। क्यों? क्योंकि हम लोग 1 बॉल तो ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 59/99। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो जैसे अभी हम लोग 5 बनाए वैसे ही 6 बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे क्या कि अ डैश इज कास्ट 3 टाइम, करे एक डैश को 3 बार उछाला गया, तो करे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 6 इन ए सक्सेशन। तीनों डैश पे क्या आएगा, 6 आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, a dice is tosses 3 टाइम। एक डैश को कितने बार टॉस किया गया, 3 टाइम। तो इसका सैंपल स्पेस में कौन कौन सा आउटकम आएगा, 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6, फिर क्या हो सकता है 1 2 1, और इस तरह से लास्ट कहाँ तक जाएगा, 6 6 6 तक जाएगा। यानी कि NS का अगर बात किया जाए तो 6 × 6 लगभग 216 हो जाएगा। टोटल पॉसिबल आउटकम्स की संख्या कितनी होगी, 216 आउटकम्स होगा। अब यहाँ पे हम लोग को फाइंड क्या करना, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लोइंग, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लोइंग। दिए गए फ्लोइंग आउटकम्स का क्या करना, प्रोबेबिलिटी निकालना। फर्स्ट क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कर रहा है कि ऑफ गेटिंग 3 6s इन सक्सेशन, ऑफ गेटिंग 3 6s इन सक्सेशन। तीनों डैश में 6 आएगा, तो तीनों डैश में 6 आएगा, इसके कितने आउटकम्स होंगे, 1। यानी यहाँ लिख सकते हैं ई बी द इवेंट गेटिंग 6 इन ऑल थ्रोन या ऑल टॉसेस।
सभी टॉसेस पे क्या होगा, 6 आएगा। इसके कितने आउटकम्स हो जाएंगे, 1 आउटकम्स। इस तरह के कितने आउटकम्स होंगे, एक आउटकम्स होंगे, सिर्फ 6 6 6 हो जाएगा, यानी कि एन ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। यहाँ लिख सकते हैं ई में कौन सा आउटकम्स आ जाएगा, ओनली 6 6 और 6 आ जाएगा। तो एन ई का वैल्यू कितना होगा, एन ई का वैल्यू होगा 1 और एन एस का वैल्यू कितना है, 216। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, 1/216, 1/216। नेक्स्ट क्या करा है इसी में कि और नॉट गेटिंग 3 6 इन सक्सेशन। सेकेंड कर रहा है क्या, सेकेंड कर रहा है नॉट गेटिंग 3 6s, नॉट गेटिंग 3 6s इन सक्सेशन। मतलब तीनों डैश में, तीनों टॉस में 6 नहीं आने चाहिए, तीनों टॉस में 6 नहीं आने चाहिए। तो अगर तीनों टॉस में 6 नहीं आने चाहिए तो उस केस में उसका पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं ई में कौन कौन सा आउटकम्स हो जाएगा, ई में ओनली इसको छोड़ के बाकी सभी आउटकम्स आ जाएंगे। तो इस केस में क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इस केस में एन ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 215। टोटल आउटकम्स कितना है यहाँ पे, 216 है। अगर तीनों में 6 नहीं आएगा तो उसके एक ही चांसेस है कि ये हो सकता है, तीनों में 6 आएगा तो एक ही चांस है कि ये हो सकता है। अगर तीनों में 6 नहीं आएगा तो कोई भी टर्म्स आ सकता है, कोई भी टर्म्स आ सकता है, यानी कि 216 में से सिर्फ एक आउटकम ऐसा है जिसमें तीनों में क्या है, 6 है, जो कि नहीं आने चाहिए। तो 215 आउटकम्स हो जाएगा किसका, एन ई का। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इसका कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 215/216, 215/216, 215/216। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या करा, दैट द सेम फेस अपीयर 3 टाइम्स, दैट द सेम फेस अपीयर्स 3 टाइम्स। मतलब तीनों टाइम में सेम फेसेस होने चाहिए, तीनों टाइम में सेम फेसेस होने चाहिए। तीसरा में क्या कर रहा है, दैट द सेम फेस appears 3 times। तीनों टाइम में सेम फेसेस होने चाहिए। तो इस केस में पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, दैट इज यहाँ लिख सकते हैं कि ई बी द इवेंट गेटिंग सेम फेस इन 3 टाइम्स, ई बी द इवेंट गेटिंग सेम फेस इन 3 टाइम। तीनों टाइम्स में सेम फेसेस होनी चाहिए। तो ई का क्या क्या आउटकम्स हो सकता है, तीनों का आउटकम्स 1 हो सकता है, तीनों का आउटकम्स 1 हो सकता है, तीनों का आउटकम्स 2 हो सकता है, तीनों का आउटकम 3 हो सकता है, तीनों का आउटकम 4 हो सकता है, तीनों का आउटकम 5 हो सकता है और तीनों का आउटकम 6 हो सकता है। ये पॉसिबल 6 आउटकम्स बन रहे हैं। कब, जब तीनों फेस में क्या होना चाहिए, सेम आने चाहिए। उस केस में तीनों फेस में सेम आने की कितने चांसेस हैं, 6 पॉसिबल आउटकम्स है, यानी कि एन ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन ई का वैल्यू हो जाएगा 6। एन ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं एन ई इज इक्वल टू 6। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 6/216,
तो कैंसिल होने के बाद 1/36 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा 1/36। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एट लीस्ट वन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एट लीस्ट वन इवेंट मतलब जिसमें एक ही आदमी उसको किसी वर्क को कर सके, एक ही आदमी किसी वर्क को कर सके। जैसे क्या है क्वेश्चन है कि ये प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 4 स्टूडेंट। एक प्रॉब्लम है स्टैटिस्टिक्स का जिसको 4 स्टूडेंट को दिया गया। 4 स्टूडेंट कौन कौन है? A, B, C and D, whose chance to solving it are 1/2, 1/3, 1/4 and 1/4 respectively। जो प्रॉब्लम स्टैटिस्टिक्स का 4 स्टूडेंट को दिया गया वो चारों से सॉल्व होने के चांसेस क्या हैं? ए के थ्रू सॉल्व होने के चांसेस है 1/2, बी के थ्रू सॉल्व होने के चांसेस है 1/3, सी के थ्रू सॉल्व होने के चांसेस है 1/4 और डी के थ्रू सॉल्व होने के चांसेस है 1/4। तो खैर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड? क्या कितने पॉसिबल क्या प्रोबेबिलिटी होगा ताकि प्रॉब्लम क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए, ताकि प्रॉब्लम क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन किसका? स्टैटिस्टिक्स का है और ये दिया गया है 4 स्टूडेंट को। स्टूडेंट आर A, B, C and D। probability of solving problem by A इक्वल टू 1/2। ए के थ्रू सॉल्व होने के चांसेस कितने हैं? 1/2। probability of solving problem by B इक्वल टू 1/3 and probability of solving problem by C equal to 1/4 and probability of solving problem by D equal to 1/4। हम लोग को क्या फाइंड करना? वी हैव टू फाइंड probability of problem will be solved, प्रॉब्लम क्या होगा? सॉल्व हो जाएगा। इसके क्या चांसेस है? ये निकालना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ये निकाल लेते कि कितने पहले ये निकाल लेते क्या ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी कि किसी से सॉल्व नहीं हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय एनीवन। किसी के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग पहले निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे सॉल्व होने का चांस निकालना, तो ऐसा हो सकता है कि ए के थ्रू सॉल्व हो, बी सी डी के थ्रू सॉल्व ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है बी के थ्रू सॉल्व हो, ए सी डी के थ्रू सॉल्व ना हो, या ऐसा हो सकता है सी के थ्रू सॉल्व हो, ए बी डी के थ्रू सॉल्व ना हो, या ऐसा हो सकता है कि डी के थ्रू सॉल्व हो और ए बी सी के थ्रू सॉल्व ना हो। तो कोई ना कोई कैंडिडेट क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्व कर देना चाहिए। हम लोग उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रॉब्लम विल बी सॉल्व होने का मतलब क्या हुआ कि हमको किसी न किसी स्टूडेंट या किसी न किसी कैंडिडेट के थ्रू प्रॉब्लम क्या हो जानी चाहिए? सॉल्व हो जाना चाहिए। तो ए के थ्रू सॉल्व होने के चांसेस कितने हैं? 1/2। तो ए के थ्रू नहीं सॉल्व होने के चांसेस क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय ए। क्वेश्चन जो है वो ए के थ्रू सॉल्व नहीं होगा, इसके चांसेस कितने होंगे? 1 - 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। ये लिख सकते हैं।
50% चांस है कि ए के थ्रू सॉल्व होगा और 50% चांस हुआ कि ए के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय बी के थ्रू नहीं सॉल्व होने के चांसेस क्या होंगे, 1 - 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू 2/3। प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय सी, तो 1 - 1/4 एंड दिस इज इक्वल टू 3/4। प्रोबेबिलिटी नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय डी, तो 1 - 1/4 एंड दिस इज इक्वल टू 3/4। तो ये चांस हो गया कि ए के थ्रू नहीं सॉल्व होने का 1/2, बी के थ्रू नहीं सॉल्व होने का 2/3, सी के थ्रू नहीं सॉल्व होने का 3/4 और डी के थ्रू नहीं सॉल्व होने के चांसेस 3/4। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय एनीवन, किसी के थ्रू सॉल्व नहीं हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय एनीवन, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू 3/4। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 से 2 कटेगा, ये 3 से 3 कटेगा, यानी कि 3/16। 3/16 क्या प्रोबेबिलिटी निकला कि किसी के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। लेकिन हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को निकालना था कि किसी एक के थ्रू सॉल्व होना चाहिए। नाउ देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम will be solved इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - 3/16 यानी 13/16। अच्छा, इसी को दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं कि मान लेते हैं ए के थ्रू सॉल्व हो रहा है तो बी सी डी के थ्रू सॉल्व नहीं होगा। अगर बी के थ्रू सॉल्व होगा तो ए सी डी के थ्रू सॉल्व नहीं होगा। या फिर अगर सी के थ्रू सॉल्व हुआ तो ए बी सी के थ्रू सॉल्व डी के थ्रू सॉल्व नहीं होगा। या फिर अगर डी के थ्रू सॉल्व हुआ तो ए बी सी के थ्रू सॉल्व नहीं होगा। या फिर ऐसा हो सकता है सब कोई सॉल्व कर दे, सब कोई सॉल्व कर दे। तो फाइनली प्रॉब्लम जितने केसेस बनेंगे सॉल्व होने के वो सभी यहाँ पे कंटेन किया जाएगा, चाहे ए के से सॉल्व हो, चाहे बी से सॉल्व हो, चाहे सी से सॉल्व हो, चाहे डी से सॉल्व हो, चाहे सभी कोई क्वेश्चन को क्या करे, सॉल्व कर दे। तो चाहे टोटल 5 ऑप्शन बनेगा तो उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, नॉट सॉल्विंग निकाल लिए। नॉट सॉल्विंग निकाल के उसको टोटल 1 में क्या किए, माइनस कर दिए, तो सॉल्विंग होने के चांसेस निकल गए। ये हम लोग का 7C एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसमें रिलेटेड कुछ और पॉइंट देखते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पिछले क्लास में हल्का सा हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि जिसमें एक का प्रोबेबिलिटी दूसरे प्रोबेबिलिटी पे क्या हो, डिपेंड करे, दूसरे प्रोबेबिलिटी पे क्या हो, डिपेंड करे। जब तक दूसरी घटना घटेगी नहीं तब तक पहली घटना का प्रोबेबिलिटी नहीं निकाला जा सकता, तो वो क्या कहलाता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है। जिससे यहाँ लिख सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। If A and B be two event of same sample space, probability of getting event A when B is already
occurs. B is already occurs. Then required probability is called conditional probability. And it is denoted by probability of A by B. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिनोट कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B. A by B हम लोग तभी डिनोट करेंगे जब A का काम A का प्रोबेबिलिटी निकालना हो और B ऑलरेडी हो चुका है. A का प्रोबेबिलिटी निकालना हो और B का प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हो चुका है. यानी दैट इज ये कह सकते हैं कि B इज ऑलरेडी हैपेंड. दैट इज ये कह सकते हैं कि B इज ऑलरेडी अकर्स. B का काम हो चुका रहेगा. एंड वी हैव टू फाइंड probability of event A. तो उस केस में हम लोग इसको डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B से. वही अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A लिखा हुआ है मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? B का. और A का काम ऑलरेडी हो चुका रहेगा. B का प्रोबेबिलिटी निकालना रहेगा तो उसको डिनोट करेंगे B बाई A से. और इसका फार्मूला क्या होगा? फार्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B. दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ B. प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ B. इसी को बोल सकते हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B. इंटरसेक्शन कहने का मतलब एंड, यूनियन कहने का मतलब और. इंटरसेक्शन कहने का मतलब एंड, यूनियन कहने का मतलब और. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B. सिमिलरली यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट क्या कर सकते हैं? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A. तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ A. एंड दैट इज ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A. तो ये दोनों जो रिजल्ट आ रहा है ये दोनों कहलाएगा क्या? ये दोनों कहलाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. और ये दोनों जो रिजल्ट है ये और ये कहलाएगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. ये दोनों कहलाएगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये दोनों कहलाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. सेम उसी तरह से A B C के लिए लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B एंड C. सिमिलरली अगर ये लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B एंड C. तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए बी, ऐसा लिखा जाएगा। तो इस पे हम लोग का एक्सरसाइज बनेगा कौन सा, 7D। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7D देखेंगे और वेज थ्योरम पढ़ेंगे। थैंक यू।